प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा व्याख्यान मैसूर और आंगल युद्ध पर है। इससे पहले हमने 4 व्याख्यान इसी टॉपिक पे किए हैं और आज यह इसका अंतिम व्याख्यान है। पिछले व्याख्यान में हमने किया था कि टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य श्रीरंगपट्टम की संधि हुई और वह टीपू सुल्तान के लिए एक अपमानजनक संधि थी। उसको युद्ध का हर्जाना भी चुकाना पड़ा, उसको अपने प्रदेश भी छोड़ने पड़े और सबसे अपमानजनक अपने 2 पुत्र मोइजुद्दीन व अब्दुल खलिक को अमानत के रूप में अंग्रेज़ों के पास छोड़ना पड़ा। परंतु यह सोचना कि टीपू सुल्तान इस संधि से पूर्णतः शक्तिहीन व आर्थिक दृष्टि से जर्जर हो गया था, यह गलत होगा। संधि के संपन्न होते ही टीपू सुल्तान ने अपनी सैनिक शक्ति को पुनः सुदृढ़ करना आरंभ कर दिया। जो दुर्ग टूट फूट गए थे, जीर्ण हो गए थे, उनकी मरम्मत उसने प्रारंभ कर दी। इतना ही नहीं, नवीन दुर्गों का निर्माण करना उसने प्रारंभ कर दिया। उसने सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। उसने जर्जर आर्थिक स्थिति को सुधार करके 1794 में अपने दोनों पुत्रों को भी अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त करा लिया था। अब उसके दिल में प्रतिकार की आग धधक रही थी। इसी कारण उसने नेपोलियन बोनापार्ट और अफगानिस्तान के साथ पत्र व्यवहार किया। इसीलिए कहा जाता है कि आधा राज्य अंग्रेज़ों को समर्पित करने के उपरांत भी टीपू सुल्तान के मान व उसकी शक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। संधि के उपरांत कुछ समय के लिए युद्ध का वातावरण शांत हो गया। 1793 में कॉर्नवालिस को इंग्लैंड वापस बुला लिया। उसको वहाँ बड़े मान सम्मान, पद सम्मान उसको मिले। इंग्लैंड जब वो वापस गया तो उसको यह संतोष था कि भारत में अब तोपों की गर्जना नहीं सुनाई पड़ेगी। उसके उपरांत सर जॉन शोर भारत का गवर्नर जनरल बन करके आया और उसने हस्तक्षेप की नीति को भारत में पुनः प्रचलित किया। उसने देशी रियासतों के मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। परंतु कुछ आलोचकों ने सर जॉन शोर की इस नीति को ब्रिटेन के लिए अहितकर बताया। सर जॉन शोर के काल में 1793 से 98 में शांति बनी रही, परंतु युद्ध के संभावनाएं या युद्ध के बादल तो मंडराते ही रहे। उत्तरी भारत में यदि सिंधिया व होलकर के बीच तलवारें खिंची हुई थी, तो दक्षिण में निजाम और मराठों के मध्य युद्ध का वातावरण बना हुआ था। निजाम अंग्रेज़ों के संरक्षण में पूर्णतः आने को तैयार था, परंतु हस्तक्षेप की नीति पर आचरण करने वाले जॉन शोर ने उसे मराठों के विरुद्ध संरक्षण देने से इनकार कर दिया। उधर भारत के बाहर यूरोप में फ्रांस की राज्य क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी। इसी अंतराल में 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बन करके आया। वेलेस्ली 1799 में भारत का गवर्नर जनरल बन के आया। जब वह भारत आया तो उसने भारत की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिखा कि भारत में हस्तक्षेप की नीति पर आचरण करना असंभव है, और वहाँ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से स्वीकृति प्राप्त करके सर्वप्रथम उसने मैसूर की ओर ध्यान दिया, क्योंकि उस समय फ्रांस, टर्की, मॉरिशस, काबुल आदि देशों में अपने प्रतिनिधि भेजकर टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। उधर वेलेज़ली अपनी सहायक प्रथा के अंतर्गत तमाम देशी राज्यों को कंपनी के प्रभुत्व में लाना चाहता था। टीपू सुल्तान सहायक प्रथा की अपमानजनक शर्तें स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अतः टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेज़ली यानी अंग्रेज़ों के मध्य जो युद्ध होना है वो अनिवार्य हो गया, और फलस्वरूप दोनों पक्षों ने युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि के कुछ समय बाद ही सैनिक तैयारियां प्रारंभ कर दी। उसने अपनी अश्वारोही सेना पर ध्यान दिया। फ्रेंच सेना नायक के नेतृत्व में अपनी सेना को दीक्षित और प्रशिक्षित करवाना प्रारंभ किया। फ्रांस से लगभग 200 सैनिक दक्षिण भारत पहुँचे। उसी समय लॉर्ड मॉनिंगटन इंग्लैंड से मद्रास पहुंचा, परंतु मद्रास की सेना ने युद्ध के प्रति उदासीनता प्रदर्शित की। इसी कारण वेलेज़ली ने युद्ध के लिए 1 साल विलंब किया। उसने सैनिक तैयारियां प्रारंभ कर दी। उसने भी मराठों व निजाम की सहायता से पुनः त्रिगुट बनाने का प्रयास किया। 1 सितंबर 1798 को लॉर्ड वेलेज़ली ने सहायक समझौते के माध्यम से निजाम को अपने प्रभाव में ले लिया। इसके उपरांत निर्बल पेशवा को भी उसने अपने पक्ष में किया। इन सैनिक तैयारियों के उपरांत लॉर्ड मॉनिंगटन ने टीपू सुल्तान पर धृष्टता का आरोप लगाते हुए उसे पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पण के आदेश दिए। स्वावलंबी टीपू सुल्तान इस आरोप को सहन नहीं कर सकता था। उसने आत्मसमर्पण करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस पर फरवरी 1799 में मैसूर पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। ये जो आक्रमण है, ये जो युद्ध है, इस युद्ध का कोई एक कारण नहीं था, अनेक कारण थे। और यदि हम कारणों का विश्लेषण करें तो प्रमुख कारण जो युद्ध दोनों पक्षों में हुआ, तो पहला कारण तो ये था कि टीपू सुल्तान की जो युद्ध की जो सैनिक तैयारियां जो चल रही थीं, वो अंग्रेज़ों को उससे भय था, और अंग्रेज़ों ने भी उसकी सैनिक तैयारियों को देखकर उस पर मैसूर पर सोचा कि जल्दी ही आक्रमण इस पर किया जाए। दूसरा कारण टीपू सुल्तान द्वारा विदेशों से सैनिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास था। हालांकि टीपू सुल्तान को अपनी सैनिक शक्ति पर विश्वास था, परंतु जब लॉर्ड वेलेज़ली ने निजाम व पेशवा के सहयोग से एक त्रिगुट का निर्माण कर लिया, तो टीपू सुल्तान ने फ्रांस और अफगानिस्तान के शासक जमान शाह व टर्की से सैनिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने नेपोलियन व जमान शाह से इस संदर्भ में पत्र व्यवहार किया और वहां अपने राजदूत भेजे। यूरोप में फ्रांस की राज्य क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी और वेलेज़ली फ्रांस से इंग्लैंड का युद्ध अवश्य भावी समझता था। इस कारण टीपू सुल्तान को विदेशी सहायता मिलने से पूर्व ही वेलेज़ली उस पर आक्रमण का प्रयास करने लगा, ताकि इसको विदेशी सहायता प्राप्त ना हो सके और ये कमज़ोर ही इसकी जो स्थिति है उस पर आक्रमण कर दिया जाए। तीसरा, जो लॉर्ड वेलेज़ली आया, इसका साम्राज्यवादी होना। लॉर्ड वेलेज़ली स्वयं साम्राज्यवाद का प्रबल समर्थक था। वह भारत
में फ्रांस के प्रभाव को विनिष्ट कर अंग्रेजों का प्रभुत्व समस्त भारत पर स्थापित करना चाहता था। अतः वह फ्रांस के मित्र टीपू सुल्तान को दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र शासक के रूप में नहीं देख सकता था। इसीलिए उसने भारत आते ही हस्तक्षेप की नीति पर आचरण करने से स्पष्ट मना कर दिया और साम्राज्य विस्तार का माध्यम उसने अपनी सहायक प्रथा को बनाया। इसके बाद में है वेलेज़ली की सहायक प्रथा, जिसका अभी मैंने जिक्र किया। वेलेज़ली की सहायक प्रथा, वेलेज़ली अपनी सहायक प्रथा के माध्यम से भारत के समस्त राज्यों पर कंपनी का प्रभुत्व चाहता था और उनकी सैनिक शक्ति को निर्बल बनाना चाहता था। निजाम इस प्रथा को स्वीकार कर अपनी राजनीतिक स्वतंत्र जो एक प्रभुता होती है वह खो चुका था। सहायक संधि टीपू सुल्तान के पास भी भेजी गई, उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस कारण भी वेलेज़ली को मैसूर पर आक्रमण करना था और उसने फरवरी 1799 में आक्रमण कर दिया। पांचवा कारण है टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों के साथ संबंध होना, फ्रांसीसियों के साथ मित्रता होना। टीपू सुल्तान की सेना व राज्य में काफ़ी फ्रांसीसी अधिकारी व सैनिक थे। उसने अपने राज्य के 99 फ्रांसीसी अधिकारियों का सार्वजनिक रूप से स्वागत किया। इस पर लॉर्ड वेलेज़ली चिढ़ गया। उसने अपने 12 अगस्त 1798 के आलेख में स्पष्ट उल्लेखित किया कि टीपू के राज्य में फ्रांसीसी अधिकारियों का सम्मान एक स्पष्ट, असंदिग्ध और निश्चित युद्ध की घोषणा के समान है। छठा कारण श्रीरंगपट्टम की संधि। टीपू सुल्तान एक स्वाभिमानी सुल्तान था, स्वाभिमानी शासक था। श्रीरंगपट्टम की संधि को वह अपनी प्रतिष्ठा पर महान आघात समझता था। इस संधि के अंतर्गत उसे अपने आधे राज्य से हाथ धोना पड़ा, अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास अमानत के रूप में रखना पड़ा। वह इस संधि का शीघ्रता से उल्लंघन कर अंग्रेजों से अपमान का बदला लेना चाहता था। अतः युद्ध अवश्य भावी था। युद्ध की तैयारियां दोनों तरफ से हो चुकी थी और युद्ध अनिवार्य हो गया था। युद्ध की घटनाओं की यदि चर्चा करें तो इससे पहले 3 युद्ध जो हुए उनकी अपेक्षा चौथा युद्ध अल्पकालीन और एक निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। युद्ध की घटनाएं शीघ्रता से घटती चली गई। अंग्रेज स्टुअर्ट ने टीपू को सदासीर पर पराजित किया। यह स्थान रंगपट्टम से 45 मील पश्चिम में था और वहाँ युद्ध 5 मार्च 1799 को लड़ा गया। 27 मार्च को हैरिस ने श्रीरंगपट्टम से 30 मील दूर मालवाली पर टीपू को पराजित कर दिया। इस पराजय के परिणाम स्वरूप टीपू को श्रीरंगपट्टम में शरण लेने को विवश होना पड़ा। श्रीरंगपट्टम अंग्रेजी सेना द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया। भाग्यवश हैरिस की सहायता के लिए बंबई से एक सेना और आ पहुंची। इससे टीपू सुल्तान की सैनिक स्थिति और भी दयनीय हो गई। इस पर टीपू सुल्तान ने हैरिस के पास में संधि का प्रस्ताव भेजा। उसके प्रत्युत्तर में हैरिस ने टीपू सुल्तान के समक्ष 3 शर्तें भेजी। पहला, टीपू सुल्तान अपना आधा राज्य कंपनी को दे दे। दूसरा, युद्ध के हर जाने में वह 20 लाख पाउंड कंपनी को दे। इस राशि के भुगतान के लिए 6 मास की अवधि निर्धारित की गई।
तीसरा, टीपू सुल्तान अपने 2 पुत्र व 4 उच्चाधिकारियों को जमानत के रूप में अंग्रेजों के पास में भेजेगा। सॉरी, ये शर्तें भेजी गई, लेकिन टीपू सुल्तान यद्यपि बैकफुट पे था, उसको ये शर्तें अपमानजनक प्रतीत हुई और वह श्रीरंगपट्टम की संधि की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता था। इस कारण उसने संधि का कोई जवाब नहीं भेजा। परिणाम स्वरूप युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टम के दुर्ग की दीवार तोड़कर दुर्ग में प्रवेश कर गई और 4 मई को श्रीरंगपट्टम पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान वीरतापूर्वक युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। अंग्रेजों द्वारा राजधानी लूट ली गई। इस प्रकार भारत की एक महान शक्ति तथा अंग्रेजों के प्रबल शत्रु का अंत हो गया। अब ये जो अंग्रेजों की विजय हुई, इस विजय के बाद अंग्रेजों ने जो पूरा मैसूर है उसको अपने दोस्तों के बीच में विभाजित कर लिया। पूरे मैसूर राज्य को इस समय कंपनी के राज्य में मिलाया जा सकता था, परंतु वेलेस्ली ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इससे मराठा और निज़ाम के बीच युद्ध होने की संभावनाएं थी। अतः वेलेस्ली ने मैसूर के मध्य भाग को वाडियार वंश के वंशज कृष्ण राज को दे दिया। पूर्णिया इस वाडियार राज्य का मंत्री नियुक्त किया गया। पूर्णिया जो कि एक ब्राह्मण था। पश्चिम में कन्नड़ और दक्षिण में कोयमटंबूर, केनारा, दारापुरम तथा श्रीरंगपट्टम के प्रदेश कंपनी के राज्य में मिला लिए गए। गुट्टी, गोरमकोंड तथा चित्तलदुर्ग के प्रदेश निजाम को दे दिए गए। मराठों को उत्तर पश्चिम के कुछ प्रदेश दिए गए, लेकिन पेशवा ने इन प्रदेशों को लेने से इनकार कर दिया। इस पर ये प्रदेश निजाम व अंग्रेजों में आपस में बांट लिए गए। इस प्रकार मैसूर राज्य का बंटवारा किया गया। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्तर के अलावा सब ओर से ब्रिटिश प्रभुत्व के राज्यों से मैसूर घेर लिया गया। उसने दक्षिण भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व सुदृढ़ता से स्थापित हो गया। इस विजय से लॉर्ड वेलेस्ली का जो सम्मान है कंपनी और इंग्लैंड दोनों में बहुत बढ़ गया था। वेलेस्ली ने जो मैसूर में जो हिंदू शासक जो था कृष्णराज, उसके साथ में सहायक संधि कर ली और वो सहायक संधि के द्वारा उसको अपना अधीनस्थ बना लिया। इस प्रकार समझौते से सारे मैसूर राज्य पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। टीपू के जो पुत्र हैं उनको जेल में डाल दिया गया। ये जो युद्ध हुआ, चौथा युद्ध हुआ, इस युद्ध का यदि महत्व की बात करें तो इस युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को अपने एक बड़े शत्रु से मुक्ति मिल गई। मैसूर राज्य वास्तव में अंग्रेजी सत्ता के लिए मराठों से अधिक प्रबल और खतरनाक था। वह राज्य अब दक्षिण भारत में एक छोटा सा राज्य रह गया। उसके जो अल्पवयस्क उसका राजा था, माइनर, यानी कि अभी वो एडल्ट वयस्क नहीं हुआ था, वो उस राजा के सामने सहायक प्रथा जो संधि है वो रखी और स्वीकार कर लिया और राजनीतिक प्रभुता कंपनी को सौंप दी। कुछ समय के बाद निज़ाम ने अपने हिस्से के प्रदेश भी कंपनी को सौंप दिए। परिणाम स्वरूप मैसूर राज्य के अधिकांश भाग के स्वामी अंग्रेज ही बन गए। इस प्रकार
वेलेज़ली की मैसूर की व्यवस्था अंग्रेज़ों को आर्थिक, व्यापारिक व राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से लाभ रही। टीपू के रूप में अंग्रेज़ों को नेपोलियन बोनापार्ट दिखाई देता था। अतः टीपू के पतन को भारत व इंग्लैंड दोनों में बहुत महत्व दिया गया और इंग्लैंड की सरकार ने वेलेज़ली को कई बड़ी उपाधियां और मान सम्मान दिए। जनरल हैरिस को भी सम्मानित किया गया। अब यदि हम टीपू सुल्तान भारत के इस महान राजा का यदि हम मूल्यांकन करें तो हैदर अली की भांति टीपू भी एक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। टीपू की शक्ति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेज उसके नाम से थर्राते थे, इसी कारण वे उससे घृणा करते थे। यह घृणा की भावना अंग्रेजी इतिहासकारों द्वारा व्यक्त किए गए जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, जो कुछ उन्होंने लिखा है, उसमें साफ झलकती है। इतिहासकार कर्कपैट्रिक ने उसे हृदयहीन तथा आताताई शत्रु, अत्याचारी व अन्यायी शासक कहा है। कर्नल विल्कस का कहना है हैदर शायद ही कभी गलती करता था और टीपू शायद ही कभी ठीक रास्ते पर चलता था। इतिहासकार पी.ई. रॉबर्ट्स भी टीपू को एक निरंकुश शासक मानता है। टीपू के विषय में यह भी कहा जाता है कि वह एक धर्मांध शासक था। उसने कुर्ग में बहुत से हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया था। उसके शासनकाल में हिंदू प्रजा असंतुष्ट थी, परंतु अंग्रेजी इतिहासकारों के उपयुक्त कथनों को पूर्णतः सही नहीं माना जा सकता है। सत्य तो यह है कि किसी भी भारतीय नरेश का कुशल तथा शक्तिशाली होना ही अंग्रेजों की ईर्ष्या का कारण बन जाता था। टीपू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अन्य ऐसे भी कई इतिहासकार हैं जिन्होंने टीपू के चरित्र व प्रशासन की प्रशंसा की है। टीपू सुल्तान एक शिक्षित और कई भाषाओं का ज्ञाता शासक था। वह अपने पिता के समान परिश्रमी तथा योग्य शासक था। वह प्रजा के सुख दुख का सदैव ध्यान रखता था। वह एक सुधारवादी शासक था। उसने अपने राज्य के प्रत्येक विभाग के कार्य को बड़े परिश्रम और यूँ कहें कि बड़े परिश्रम से उन सब का निरीक्षण करता था। उसका राज्य धन धान्य से भरपूर तथा कृषि एवं व्यापार उन्नत अवस्था में थे। उसकी शासन व्यवस्था के बारे में इतिहासकार मिल का कथन है कि आंतरिक शासन की दृष्टि से उसकी तुलना किसी महान शासक से की जा सकती है। मूर व डिरोम आदि इतिहासकारों ने भी उसकी शासन व्यवस्था की प्रशंसा की है। यद्यपि टीपू सुल्तान एक कट्टर मुसलमान था, परंतु अपनी हिंदू प्रजा के साथ वह असहिष्णुता का व्यवहार नहीं करता था। श्रृंगेरी से जो पत्र प्राप्त हुए हैं उनसे स्पष्ट होता है कि टीपू ने हिंदुओं की भावनाओं को संतुष्ट रखने का प्रयत्न किया। धर्मांधता उसके पतन का प्रमुख कारण नहीं थी। वह भी अपने पिता की भांति मंदिरों को दान दक्षिणा देता था। सरकारी नौकरियों के द्वार हिंदुओं के लिए भी खुले हुए थे। वे उच्च पदों पर भी नियुक्त किए जाते थे। उसका स्वयं का मंत्री पूर्णिया एक हिंदू था। बोआरिंग ने टीपू को ईसाई धर्म विरोधी भी बताया है, लेकिन यह बात भी जिस प्रकार से उसने वर्णन की है उतनी उसमें सच्चाई नहीं थी। यद्यपि वह अंग्रेजों का जानी दुश्मन था। टीपू सुल्तान एक उच्च चरित्र का शासक था। वह तत्कालीन बुराइयों से परे था। परमात्मा में उसकी अपार निष्ठा थी। उसकी शिक्षा की माकूल व्यवस्था होने के कारण वह विद्वान और कई भाषाओं का ज्ञाता था। वह फारसी, कन्नड़ तथा उर्दू धाराप्रवाह रूप से बोलता था। उसके पास में अपना एक पुस्तकालय था और वह
पुस्तकों को पढ़ने का शौकीन था। यदि हम उसके सैन्य कौशल की बात करें तो टीपू में सैन्य संचालन की अभूतपूर्व क्षमता थी। रण कौशल में वह निपुण था, साहसी था, कभी पराजय स्वीकार नहीं करता था। तत्कालीन सैनिक समस्याओं ने उसे सुदृढ़ सैनिक संगठन के लिए विवश कर दिया था। वह अपना अधिक समय सेना की देखरेख में व्यतीत करता था। अपनी पैदल सेना का गठन उसने पाश्चात्य ढंग से किया और उसे कठोर अनुशासन में रखा। सेना के कार्यों में फारसी शब्दों का प्रयोग किया जाता था। सैनिकों को दक्ष रखने हेतु उसने फ्रांसीसी सेना नायक और ट्रेनर्स रखे हुए थे, परंतु उसने सिंधिया की भांति फ्रेंच सैनिकों को अधिक महत्व नहीं दिया। उसके सैनिकों की संख्या साम्राज्य की आय के अनुसार घटती बढ़ती रहती थी। उसकी स्थायी सेना में लगभग 45,000 पैदल सैनिक और 2,000 अश्वरोही थे। उसके पास एक अच्छा तोपखाना भी था। भारतीय शासकों में वह ही एक ऐसा शासक था जिसने बिना किसी समझौते के अंग्रेजों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया, परंतु वह बहुत अहंकारी था। उसे अपनी योग्यता पर आवश्यकता से अधिक विश्वास था, इसलिए वह अक्सर अपने सेना नायकों के जो परामर्श है उसकी अवहेलना करता था, जिसका कभी कभी उसको दुष्परिणाम भुगतना पड़ता था। इसके अतिरिक्त टीपू सुल्तान ने किलेबंदी पर भी बहुत ध्यान दिया। उसकी युद्ध नीति इसी कारण से आक्रामक होने पर सुरक्षात्मक बन गई थी। यही फिर उसकी पराजय और पतन का कारण भी बना। टीपू सुल्तान एक कुशल शासक तो था ही, साथ में उसमें कूटनीतिज्ञता, दूरदर्शिता का अभाव था, परंतु वह ना कूटनीतिज्ञ था और ना दूरदर्शी। वह अंग्रेजों से घृणा करता था, उन्हें भारत से निकालने के लिए प्रबल अभिलाषी था, परंतु अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने भारतीय नरेशों की सहायता व सहयोग प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। उसने काबुल और फ्रांस जैसे दूरवर्ती प्रदेशों से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न तो अवश्य किया, जो समय पर उसे न मिल सका, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी कि यहाँ के जो स्थानीय शासक थे उनकी अपेक्षा वो सुदूर शासकों से सैनिक सहायता का प्रयास कर रहा था। यह उसकी भूल थी और उसके पतन के लिए भी यूँ कहें कि एक उत्तरदायित्व उसका रहा। टीपू सुल्तान एक निरंकुश शासक भी था, लेकिन उसके काल में सामान्यतः निरंकुशवाद ही प्रचलित था। उसकी प्रभुता पर कोई नियंत्रण नहीं था, यह तथ्य है, परंतु वह कर्मशील व कर्तव्यपरायण शासक था। वह स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था, स्वतंत्रता को सर्वोपरि समझता था, इसलिए उसने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उसे यह ध्यान अवश्य रहता था कि प्रजा के हित व अहित के लिए उसे एक दिन ईश्वर को उत्तर देना पड़ेगा, अतः वह प्रजा के हित का ध्यान अवश्य रखता था। सर जॉन शोर ने भी लिखा है कि उसके राज्य में किसानों की रक्षा होती थी तथा श्रमिकों को प्रोत्साहित व पुरस्कृत उनको जो है इनाम दिया जाता था। तो हम यदि 90 तुले शब्दों में कहें तो टीपू सुल्तान अपने समय का एक महान शासक था, एक कुशल शासक था, एक महान सेना नायक था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थीं। वो उसमें कूटनीतिज्ञता का अभाव था, उसमें दूरदर्शिता का अभाव था, साथ साथ में वह अहंकारी था, और एक बात और अंत में कि वह धर्मांध नहीं था। हिंदू प्रजा के लिए भी वह उतना ही दयालु था जितना मुस्लिम प्रजा के लिए था। धन्यवाद।